गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ज्योग्राफी के एक नए चैप्टर में आप लोग का स्वागत है। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में, तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी। और पॉपुलेशन ज्योग्राफी में आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो रूरल सेटलमेंट यानी ग्रामीण अधिवास, यानी गांव में जो लोग जो रहते हैं उनका आवासों का पैटर्न कैसा है, इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी के में जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इसमें पार्ट 5 हो चुका है, यह पार्ट 6 होगा। और उससे पहले ज्योग्राफी के जितने भी तमाम चैप्टर होते हैं, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनियोग्राफी, पर्यावरण ज्योग्राफी आदि सब का अध्ययन किया जा चुका है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करेंगे तो वहाँ पर इसे मिल जाएगा। फिर NCERT के जो ज्योग्राफी के बुक है उसका आपको मिलेगा 6ठा से लेकर 10 तक, और 11th में भी एक भाग होता है जो क्या नाम उसका, भारत का भौतिक पर्यावरण, उसकी भी पढ़ाई की जा चुकी है। और भी अंतर के बहुत सारे विषय हैं जो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। ग्रामीण अधिवास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो अधिवास मानव द्वारा निर्मित सांस्कृतिक भूदृश्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और अस्पष्ट रचना होती है, जिसे वह अपने निवास के लिए यानी रहने के लिए, काम के लिए, विभिन्न सामग्रियों के संग्रह के लिए यानी स्टोर भी करेगा, उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए निर्मित करता है। जैसे सामाजिक के लिए सामुदायिक भवन, सांस्कृतिक के लिए मंदिर मस्जिद, राजनीतिक क्रिया जैसे संसद भवन मान लीजिए, ये सब कौन तो मानव ही नहीं बनाता है, सब तो आवासी अधिवासी हैं। तो आज हम लोग गांव के बारे में पढ़ेंगे मुख्यतः। तो यहाँ देखिए, ग्रामीण अधिवास से क्या तात्पर्य है यह जानेंगे। ग्रामीण अधिवास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जानेंगे। ग्रामीण अधिवासों के प्रकार जानेंगे। ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप, इनका पैटर्न कैसा है। ग्रामीण अधिवासों का विश्व वितरण कैसा है वो भी जानेंगे। भूमि उपयोग में अब बदलाव हो रहा है गाँव में, गाँव की जो आबादी है, जनसंख्या है, वो परिवर्तित हो रही है। और भूमि अधिग्रहण और श्रम व्यवहार के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रामीण अधिवास से तात्पर्य यानी मीनिंग ऑफ रूरल सेटलमेंट। जैसे ग्रामीण अधिवास से तात्पर्य क्या है, उस अधिवास से होता है जिसके अधिकांश निवासी अपने जीवन यापन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भूमि पर ही आश्रित है, उस पर निर्भर करते हैं। भूमि के उत्पाद खाएंगे और भूमि में ही मिल जाएंगे वाली बात है। अर्थात इनके निवासियों के मुख्य व्यवसाय क्या है, तो कृषि करना, कृषि से आधारित जैसे पशुपालन, कुटीर उद्यम, मछली पकड़ना, लकड़ियाँ काटना, वन वस्तु संग्रह आदि होता है। इनका जीवन एक प्रकार से ग्रामीण स्वरूप लिए होता है, किंतु इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन बस्तियों में वे लोग भी रहते हैं जो कृषकों और कृषक श्रमिकों की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जैसे कि बढ़ई, कारपेंटर, लुहार, उनके जो कृषि में आने वाले औजारों को बनाने वाले, उत्पादन करने वाले, अब ये बहुत तरह की चीज़ हो गए हैं जो गांव में रहते हैं। ग्रामीण अधिवास में सामान्यतः एकाकी अधिवास यानी सिंगल फैमिली, कृषक घर, कृषि का भी घर हो सकता है, पूर्वा और गांव आदि आते हैं। गांव की जनसंख्या कुछ ही घरों से लेकर 5000 अथवा कभी कभी इससे भी अधिक होती है। पूर्वे मतलब हेमलेट्स यानी गांव से छोटे होते हैं और गांव की अपेक्षा कम सघन होते हैं। इनमें मकान तो होते हैं किंतु वे प्रायः बिखरे होते हैं। किसमें, तो पूर्वे की बात हो रही है, हेमलेट्स। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण अधिवास धरातल के प्रत्येक स्थान पर नहीं पाए जाते हैं, बल्कि अनुकूल भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक तथा ऐतिहासिक कारकों की उपलब्धता होने पर ही उनका विकास किसी स्थान पर होता है। ऐसा नहीं है कि गांव सब जगह मिल जाए। बहुत जगह, बहुत दूर दूर तक इलाका आपको क्या मिलेगा, बियाबान, सुनसान मिलेगा, कोई आबादी नहीं रहती है। यही कारण है कि उपजाऊ मैदानी क्षेत्र जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, होंगो का क्षेत्र हो या मिस्र की घाटी हो, इन सब में आबादी बहुत अधिक है। क्यों, क्योंकि यह क्षेत्र उपजाऊ है, यहाँ पर पेट भर जाएगा। पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में अधिक निवासित होते हैं। अतः ग्रामीण बस्तियों या अधिवासों को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं। जैसे यहाँ देखिए, ग्रामीण अधिवासों को प्रभावित करने वाले कारक यानी अफेक्टिंग, असर डाल रहा है किस पर, फैक्टर्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। जो फैक्टर देखेंगे कौन कौन, ग्रामीण अधिवासों के किसी क्षेत्र में विकास हेतु अनेक भौतिक एवं मानवीय यानी सांस्कृतिक कारण उत्तरदायी होते हैं। जैसे पहला भौतिक कारक, मतलब ग्रामीण अधिवास को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक में पहला भूमि, यानी जिस क्षेत्र की भूमि कृषि कार्य हेतु उपयुक्त होगा
यानी उपजाऊ होगा, वहाँ मानव बसाव अधिक होगा। परिणाम स्वरूप आरंभ में अधिवास समतल भूमि के उपजाऊ क्षेत्रों में हुआ। यही कारण है कि यूरोप में दलदली तथा निचले क्षेत्र में नहीं बल्कि ढलवा मैदानी क्षेत्रों में ही बस्तियां पाई जाती है। जो मार्सी लैंड है, दलदली क्षेत्र है, वहाँ पर कोई कैसे जिंदगी निर्वाह कर सकता है। अब दक्षिण पूर्वी एशिया के निवासी नदी घाटी के निम्न क्षेत्रों तथा दक्षिण पूर्वी एशिया की बात हो रही है, तो यह निम्न क्षेत्रों नदी घाटी के पेट में रहेंगे। तटवर्ती मैदान में बस्तियां बसाते हैं, तट पर यानी समुद्र से मछलियां पकड़ेंगे, जहाँ की मिट्टी चावल की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। और उच्च भूमि के क्षेत्र मानव बाढ़ आदि प्रकोपों से बचने हेतु ऊंचे स्थानों का भी चयन कर लेता है, जिससे मकान एवं जीवन सुरक्षित रह सकते हैं। परिणाम स्वरूप बस्तियां नदी बेसिन की वेदिकाओं यानी उसके बांध, टीलों यानी उच्च स्थानों तथा तटबंधों जैसे शुष्क बिंदुओं पर बसाई जाती है। उष्णकटिबंधीय देश की बात हो रही है, जहाँ पर रोज वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय देशों के दलदली क्षेत्रों में मकान स्तंभों पर यानी इस तरह से नीचे लकड़ी बांस लगा दी जाएगा, इसके ऊपर प्लेटफॉर्म बनाकर तब इस पर इस तरह से मकान बनेगा, जो सुरक्षा की दृष्टि से अनुकूल होते हैं। अब देखिए जलापूर्ति, यानी जहाँ पानी मिलेगा, पानी पीने की कोई दिक्कत नहीं है, सिंचाई के लिए, पशुपालन, पशुओं को पिलाने के लिए पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो वहाँ पर भी तो मानव बस जाएगा। जैसे देखिए ग्रामीण बस्तियाँ नदियों, झीलों तथा झरनों के समीप स्थित होती हैं, क्योंकि जहाँ जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। कभी कभी पानी की आवश्यकता के कारण लोग द्वीपों अथवा नदी किनारे के निचले असुविधाजनक क्षेत्रों में रहने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। नम भूमि के जल का प्रयोग खाना बनाने, पीने के लिए, वस्त्र धोने तथा मत्स्य पालन जैसे कार्यों में किया जाता है। नदियों व झीलों का प्रयोग सिंचाई कार्य के साथ जल परिवहन के रूप में भी किया जाता है। और गृह निर्माण सामग्री, तो मानव बस्तियों के लिए निर्माण सामग्री की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कारक है। इसलिए जिन क्षेत्रों में लकड़ी तथा पत्थर आसानी से उपलब्ध होते हैं, वहां बस्तियों का निर्माण आसानी से किया जाता है। प्राचीन समय में चीन के लोएस प्रदेश में लोग कंदराव यानी भूमिगत स्थल में मकान बनाते थे, और अफ्रीका के सवाना क्षेत्र में मकान बनाने के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। वर्तमान में ध्रुवीय क्षेत्रों में एस्किमो लोग हिमखंडों से क्या बनाते हैं, इग्लू बनाते हैं। इग्लू कैसा होता है, इस तरह का, सॉरी साफ बनाते हैं। इग्लू एक अंडाकार घर होता है, ये पूरा बर्फ का ढका घर है, और यहाँ पर इनका एक छोटा सा ये गेट हो गया, इसमें से अंदर आएंगे। कारण इसलिए ऐसा बनाएंगे क्योंकि इसमें अंदर तापमान फिक्स रहता है, कोई ज़्यादा कम बेसी नहीं होगा, जिससे मानव यहाँ पर जी सकता है। सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा, यह क्या है? सुरक्षित स्थान मानव को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तभी तो सीरिया से लोग भाग रहे हैं, अफगानिस्तान से भाग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर असुरक्षा का माहौल है। परिणाम स्वरूप प्राचीन समय में गांवों को पहाड़ियों तथा द्वीपों पर बसाया जाता था, जो राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध या पड़ोसी समूहों के उपद्रव से सुरक्षित रहते थे। भारत में दुर्गों या किलों का निर्माण सुरक्षा की दृष्टि से ऊंचे स्थानों पर हुआ था। जैसे पहाड़ की चोटियों पर मिलेगा गिरि दुर्ग, नदी चारों तरफ से है, उसमें खाई के बीच में मिलेगा जल दुर्ग। ये सब नाम क्योंकि सुरक्षा के लिए बनाया गया है। भारत में दुर्गों या किलों का निर्माण किया गया। इसी प्रकार सुरक्षा की दृष्टि से नाइजीरिया में इंसेलबर्ग का व्यापक महत्व है। इंसेलबर्ग क्या होगा? जिस पर मानव अधिवास स्थापित हुआ। तो यही कारण है कि मानव अधिवास ऐसी सुरक्षित पहाड़ियों, द्वीपों या ऊंचे स्थानों पर स्थापित होते हैं जो सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा की दृष्टि से अनुकूल होते हैं। यानी अगर मानव को सुरक्षा पहाड़ पर मिलेगी तो वह पहाड़ क्या, अगर मानव को लगे कि हम लोग अब एवरेस्ट की जो चोटी है वहीं पर बचेंगे, तो वहीं पर वह घर बना लेगा। अब वनस्पति सघनता देखिए, धरातल की पर वनस्पतियों की अधिक सघनता बस्तियों के बसाव के प्रतिकूल होती है। यही कारण है कि अफ्रीका एवं एशिया के सघन उष्णकटिबंधीय भूमध्यसागरीय वन क्षेत्रों में बस्तियां कम स्थापित होती हैं। क्यों? हम लोग जानते हैं कि यह पृथ्वी है, यह 0 डिग्री है, और 0 डिग्री पर अत्यधिक गर्मी है, और साथ ही यहाँ पर डेली रोज वर्षा होगी और रोज अत्यधिक गर्मी, जिस कारण यहाँ का जीवन दूभर हो जाता है और ज़मीन दलदली हो जाती है। यही कारण है कि यहाँ पर आबादी कम है। और सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता भी बस्तियों के विकास को प्रभावित करती है। लोग मेघाच्छादन तथा अल्प सूर्य प्रकाश प्राप्ति स्थल वाले क्षेत्रों में बसना कम ही पसंद करते हैं। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में पर्वतों के उत्तरमुखी ढाल पर तथा उत्तरमुखी ढाल मतलब
उत्तरमुखी ढाल पर क्या होगा, उधर सूर्य का प्रकाश कम आएगा, तथा दक्षिणी गोलार्ध में पर्वतों के दक्षिण मुखी ढालों पर सूर्य प्रकाश की प्राप्ति के कारण बस्ती अधिक स्थापित हुए हैं। यानी जिधर सूर्य का प्रकाश, यहाँ सूरज है इसी तरह से इधर लाइट आएगा, तो यहाँ पर आबादी अधिक होगा और इसके साउथ साइड में आबादी कम मिलेगा। अनुकूल जलवायु दशाएं, जलवायु की अनुकूल दशाएं मानव के अधिवास को प्रेरित करती हैं। अतः अति शीतलता यानी कम बहुत अत्यधिक ठंडा हो जाए, अति उष्णता या शुष्कता की दशाएं मानव अधिवास के प्रतिकूल होते हैं, जबकि मध्यम तापमान, पर्याप्त वर्षा, खुला आकाश, अनुकूल पवन दशाएं मानव अधिवास के अनुकूल होने के कारण मानव अधिवास हेतु प्रेरित करती है, मानव को यह आकर्षित करती है। अब आगे देखिए, मानवीय कारक, यह तो प्राकृतिक था और मानव क्या करेगा, तो आर्थिक कारक। मानव बस्ती का यह अधिवास आर्थिक व्यवसाय के अनुरूप अपना प्रकार एवं प्रतिरूप निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए शिकारी एवं संग्राहक को अधिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है, अतः इनकी बस्तियां बिखरी होती हैं। इसी प्रकार कृषि कार्य करने वाले लोगों को सहयोग की आवश्यकता होती है, अतः इनकी बस्तियां सघन होती है। और स्वास्थ्य कारक, मानव सदैव बीमारियों से मुक्त क्षेत्र में निवास करने पर सदैव प्राचीन समय से ही बल देता रहा है। यही कारण है कि मानव अधिवास तराई क्षेत्रों यानी कि जल जमाव वाले क्षेत्रों में जहाँ मलेरिया जैसे मच्छर जनित रोगों के व्याप्त होने के कारण प्रभाव आरंभ से मानव अधिवास कम ही रहा है। यानी कोई पहाड़ है उसके फुटहिल्स में आबादी कम होती है। सामाजिक रूढ़ियाँ, सामाजिक रूढ़ियाँ भी मानव अधिवास की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें धार्मिक विश्वास, देवी देवताओं का निवास, विशेष तंत्र मंत्र आदि सहायक होते हैं। यही कारण है कि पिछड़े एवं आदिम समूहों के लोग किसी विशेष क्षेत्र पर ही बसना पसंद करते हैं, यानी कि उनको अच्छा लगता है कि चलो यहाँ पर भगवान की कृपा है, देवी जी की कृपा है, आपको कुछ ना होगा। अब ग्रामीण अधिवास है यानी कि सेटलमेंट की बात हो रही है, इसके कुछ प्रकार होगा। तो जैसे ग्रामीण अधिवासों को उनकी स्थिति, आकारिकी यानी मोर्फोलॉजी, समूहन तथा गृह अंतरण आदि के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभक्त किया जाएगा। अर्थात एक किसी बस्ती के भवनों के बीच रिक्त स्थानों का द्योतक होता है। अतः गृहों की दूरी, घरों के बीच की दूरी, उनकी सघनता, कितना घन है वो, अधिवासों के प्रकारों में भेद का प्रमुख आधार माना जा सकता है। इस आधार पर ग्रामीण जो अधिवास सेटलमेंट है इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला देखिए, प्रकीर्ण परिक्षिप्त अधिवास, मतलब कहीं कहीं घर मिलेगा, यही बात है। देखिए, ये बस्तियां पर्वतीय क्षेत्रों, उच्च भूमियों अथवा शुष्क तथा अर्ध शुष्क मरुस्थलों में पाई जाती हैं। पूजा स्थल अथवा बाजार बस्तियों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। इस प्रकार की बस्तियां सामान्यतः खेतों के द्वारा एक दूसरे से अलग होती हैं। इस अधिवास में गृहों के मध्य अधिक दूरियों के कारण इस अधिवास का स्वरूप कैसा होगा, तो एकाकी बना होता है, यानी सिंगल घर मिलेगा। इसलिए इसे एकाकी अधिवास भी कहा जाता है। इनका आकार छोटा होता है। इस अधिवास में परिवार के सदस्य ही मुख्य रूप से निवास करते हैं और इस अधिवास के निवासी कैसे होंगे, तो आत्मनिर्भर यानी कि स्वावलंबी होंगे। अतः परिक्षिप्त यानी डिस्पेयर्ड प्रकार की इस बस्ती में छोटे छोटे टोले एक बड़े क्षेत्र पर दूर दूर बिखरे होते हैं। इनका कोई अधिविन्यास यानी पैटर्न नहीं होता, क्योंकि इन बस्तियों में केवल कुछ ही घर होते हैं। जैसे मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। दूसरा है सघन या सामूहिक या पूंजित या सहंत या एकत्रित अधिवास, यानी बहुत घना आबादी होगा। देखिए, ऐसी बस्तियों में मकान कैसे होगा, तो एक दूसरे के पास बनाए जाते हैं। इनका विकास नदी घाटियों तथा उपजाऊ मैदानों में होता है। यहाँ रहने वाले लोगों का व्यवसाय समान होगा तथा ये समुदाय समूह बनाकर रहते हैं। इस गुच्छित यानी क्लस्टर्ड प्रकार की बस्तियों में ग्रामीण घरों के सहत खंड पाए जाते हैं। छोटे छोटे घर रहेंगे। इन बस्तियों में सामान्य क्षेत्र स्पष्ट रूप से निकटवर्ती खेतों, घेरों यानी बाड़ों तथा चारागाहों से अलग होगा। यहाँ घर होगा, यहाँ घर है तो केवल घर है इसमें बस, और उसका खेत खलिहान सब अलग अलग होगा। और इन बस्तियों में सामान्यतः क्षेत्र स्पष्ट रूप से निकटवर्ती खेतों, घेरों, चारागाहों से अलग होता है। इस प्रकार की बस्तियाँ अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मैदानों यानी अलुवियल प्लेन, शिवालिक की घाटियों और उत्तर पूर्वी राज्यों यानी नॉर्थ ईस्ट राज्यों में
पाई जाती हैं। इस अधिवास में वस्तुओं का उपयोग सामूहिक रूप से होता है। उदाहरण के लिए तालाब, कुएं, मंदिर, धर्मशाला, चारागाह आदि का उपयोग सार्वजनिक रूप से होता है, यानी सामूहिक रूप से सब लोग मिलकर करेंगे क्योंकि आबादी अधिक है। तीसरा होता है अर्ध सघन ग्रामीण अधिवासी, यानी यहाँ पर कुछ घर है कुछ न है, कहीं घना है कहीं नहीं घना है। अर्ध सघन अधिवास में प्रविकीर्ण एवं सघन अधिवासों के बीच की अवस्था से संबंधित विशेषताओं का विकास होता है, जो समाज उन्मुखी तथा समाज विमुखी शक्तियों की अन्योन्य क्रिया का प्रतिफल मानी जाती है। इस अधिवास के मूल केंद्र यानी कैसे होंगे, तो न्यूक्लियस पर बसे प्रमुख अधिवास के अतिरिक्त गांव की सीमा के भीतर कुछ कुछ दूरी पर एक या अनेक पूर्व यानी हेमलेट्स बसे होते हैं, यानी कि एक बीच में गांव में मुख्य घर हो गया, मान लेते हैं कोई जमींदार का घर है या पुराना किसी टाइप का हवेली है, और उसी के साइड में धीरे धीरे छोटे छोटे घर बन जाएंगे, और उसका तो कुछ दूर दूर पर घर है, और एक यह है एक गाँव का इसी तरह का एक विन्यास हो जाएगा। उत्तरी भारत के गंगा मैदान के निचले गंगा यमुना दोआब के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, खादर क्षेत्र, यमुना के विषम क्षेत्रों में ऐसे अधिवास का विकास हुआ है। खादर, बांगर, तराई, भाभर क्षेत्र तो हम जान चुके हैं, वह मिट्टी का पैटर्न होता है। उसी में खादर यानी कि वह जलोढ़ यानी कि बाढ़ग्रस्त इलाका की बात हो रही है। गुजरात के मैदान में ऐसी बस्तियाँ व्यापकता पाई जाती हैं गुजरात में। और पूर्वायुक्त ग्रामीण अधिवास, यह क्या होगा देखिए, इस प्रकार के ग्रामीण अधिवासों का विकास अपेक्षाकृत अधिक बिखराव के साथ होता है, जहाँ कोई मूल बस्ती नहीं पाई जाती है। ऐसे अधिवास का विकास सघन एवं प्रकीर्ण अधिवासों के संक्रमण ट्रांजिशन क्षेत्र के रूप में होता है। हालांकि खेती बाड़ी के कार्यों में श्रम, सहयोग या सहकारिता की भावना सघन अथवा अर्ध सघन अधिवासों की भांति ही यहाँ भी बनी रहती है। इस अधिवास की ये गौण इकाइयाँ पाढ़ा, पल्ली, नंगला या ढांढी यानी हेमलेट कहलाता है। ऐसी बस्तियां गंगा के मध्यवर्ती और निचले मैदान, छत्तीसगढ़ तथा हिमालय के निचली घाटियों में पाई जाती हैं। ये बस्तियां सरकार द्वारा बसाई जाती हैं। सरकार भूमि का अधिग्रहण कर लोगों के निवास हेतु आवास, पानी तथा अन्य अवसंरचना उपलब्ध कराती है। इथोपिया में ग्रामीणीकरण, याद देखिए आप, इथोपिया में ग्रामीणीकरण योजना यानी कि गांव में बसो भाई योजना, भारत में इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्रों में विकसित नहरी बस्तियां प्रमुख नियोजित बस्तियों के उदाहरण हैं। अब ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप देख लेते हैं। पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट। तो ग्रामीण बस्तियों के बसाव में भौगोलिक कारकों का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें कहीं रैखिक तो कहीं गोलीय आदि आकार की बस्तियों के समूह मिलते हैं, यानी कि अगर नदी इस तरह से है तो कहीं आबादी इस तरह से हो सकता है लंबा लंबा, अगर कोई झील है बीच में तो इसके साइड इस तरह से आबादी भी तो मिल सकता है ना। और इस प्रकार ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप से यह स्पष्ट होता है कि मकानों की स्थिति किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अतः गांव की आकृति तथा प्रसार उसकी स्थिति, निकट की स्थलाकृति तथा उस क्षेत्र के भूभाग से प्रभावित होते हैं। ग्रामीण बस्तियों को 3 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। जैसे पहला विन्यास के आधार पर, तो विन्यास के आधार पर क्या होगा कि मैदानी गांव हो सकता है, तटीय गांव हो सकता है, पठारी गांव, वन गांव, मरुस्थलीय गांव में इसको बांटा जा सकता है विन्यास के आधार पर। दूसरा काम कार्य के आधार पर, तो बस्तियों के प्रकार प्रायः कृषि गांव, मछुआरों के गांव, लकड़हारों के गांव, पशुपालक गांव है। तीसरा बस्तियों की आकृति के आधार पर, यानी कि बस्ती जो है उसका आकृति कैसे है। ग्रामीण बस्तियों की आकृतियाँ अनेक प्रकार की ज्यामिति के आधार पर ग्रामीण बस्तियों की आकृतियाँ अनेक प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों के रूप में पाई जाती हैं। जैसे बस्तियों की आकृति के आधार पर ग्रामीण बस्तियों का प्रारूप है। जैसे पहला रैखिक, तो देखिए यह रैखिक एकदम लंबा इस तरह से, मतलब ऐसी बस्तियों में मकान सड़कों, रेल लाइनों, नदियों, नहरों, घाटी के किनारे अथवा तटबंधों पर स्थित होते हैं। ऐसी प्रतिरूप इंग्लैंड के हैम्पशायर में कावस वाल्ड, फ्रांस के लॉरेन प्रदेश आदि के अतिरिक्त भारत में ओडिशा के समुद्र तटीय प्रदेश में, झारखंड के संथाल परगना, आंध्र प्रदेश के पूर्वी भाग, गुजरात के सौराष्ट्र व कच्छ क्षेत्र में, दक्षिण भारत में तमिलनाडु के नेल्लोर जिले में इस प्रकार के गाँव पाए जाते हैं। और आयताकार प्रतिरूप, मतलब देखिए यहाँ पर यह 4 सड़क है, 2 सड़क आपस में काट दिया तो इस सब सड़क के आसपास आबादी यहाँ पर बसा हुआ है, तो आयताकार प्रतिरूप है। जैसे देखिए यहाँ पर
ऐसे प्रतिरूप वाले बस्तियों का विकास समतल अथवा चौड़ी अंतरा पर्वतीय घाटियों में होता है। घाटी में जहाँ सड़कें आयताकार रूप से होती हैं तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ऐसी प्रतिरूप वाले गांव सामान्यतः मरुस्थलीय क्षेत्रों जहाँ धूल भरी आंधियाँ चलती हैं अथवा मैदानी भागों में जहाँ डाकू और लुटेरों के आक्रमण का भय बना होता है वहाँ पाए जाते हैं। किसी जल स्रोत या तालाब के निकट गांव पाए जाते हैं। जैसे परकोटा घेरे रहता है, जिसे परकोटा यानी कि यह पुराना किला हो गया, ये इसका क्या है, ये उसका बाउंड्री वाल है और इसके अंदर शहर विकसित हो गया, कोई गांव विकसित हो गई, कोई परकोटा है। भारत में इस प्रकार के अधिवास राजस्थान के पश्चिमी व आंध्र प्रदेश के राज सीमा क्षेत्र में पाए जाते हैं। और वृत्ताकार प्रतिरूप, ये देखिए यहाँ पर एक झील है और इसके चारों तरफ आबादी बस गया। तो देखिए इस प्रकार के गांव सामान्यतः किसी झील, तालाब या वट वृक्ष तथा कभी कभी कुएं के चारों ओर बसे होते हैं। किसी मुखिया या पंचायत घर के चारों ओर से भी गिरोहों का विकास होने से वृत्ताकार प्रतिरूप यानी सर्कुलर पैटर्न बन जाता है। भारत में दोनों प्रकार के गांव पाए जाते हैं। पशुओं को रखने तथा जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु इस प्रतिरूप की बस्तियों के मध्य भाग को खुला रखा जाता है। ये गांव मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, बिहार, पंजाब, गंगा यमुना के दोआब आदि में मिलते हैं। दोआब मतलब क्या, मान लेते हैं गंगा नदी है या यमुना नदी है, दो मिल गया, इस बीच का क्षेत्र यह दोआब है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। राजस्थान की मरुभूमि में जहाँ कहीं कहीं मीठे पानी के कुएं उपलब्ध हैं, उसके चारों ओर वृत्ताकार गांव बसे हैं। आगे देखिए, अब तारे के आकार का प्रतिरूप, यह तारे के आकार का, यहाँ देखिए जब अनेक सड़कें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर, यानी यह पॉइंट है, एक सड़क इधर गया, एक सड़क ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो क्या हो गया, स्टार टाइप का पैटर्न बनाएगा। तो प्रतिरूप जब अनेक सड़कें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर मिलती हैं और उन सड़कों के किनारे मकान बन जाते हैं, तो उन सड़कों के तब तो वहाँ तारे के आकार वाली बस्तियाँ विकसित हो जाती हैं। इस प्रतिरूप के भारत के सभी राज्यों में ये गांव उदाहरण स्वरूप मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के बहाना, मटौना के गांव भी इसी प्रकार के उदाहरण हैं। आगे देखिए, टी आकार और वाई आकार, नहीं टी इस तरह का होगा, वाई ऐसा होगा, या क्रॉस आकार का प्रतिरूप। तो टी आकार की बस्तियों का विकास सड़कों के तिराहे, यानी एक सड़क इधर से गया है, दोनों मिलकर यहाँ पर एक सड़क हो गया, तिराहे पर होता है। टी आकार का ऐसा, एक सड़क इधर जा रहा है मुख्य सड़क, और यहाँ पर एक सड़क दूसरा इसमें मिल गया, यह टी आकार का होगा। और वाई आकार की बस्तियों का विकास उन स्थानों पर होता है जहाँ दो सड़कें आकर, ये दो सड़कें आया और यह मिल गया, यहाँ पर यह मुख्य सड़क हो गया, यह एक तीसरी सड़क में मिल गया, ये भी मान सकते हो आप। चौराहे पर विकसित होती है, जिसका बसाव चारों दिशाओं में सड़कों के किनारे हो जाता है। और दोहरे गांव, जब कोई सड़क नदी अथवा नहर को पुल के द्वारा पार करती है, यानी जब कोई सड़क नदी अथवा नहर को सड़क पुल के द्वारा पार कर दी, तो सड़क व नदी के दोनों किनारों पर मानव बसाव हो जाते हैं। तब इस प्रकार का अधिवास को दोहरे गांव कहते हैं, यानी बीचों बीच क्या हो गया, तो यह एक कोई यह सड़क है, मान लीजिए, सॉरी यह नदी है और यह सड़क है, तो इधर भी आबादी है, इधर भी आबादी हो जाएगा। और तीरनुमा, यहाँ देखिए, अथवा लंबाकार प्रतिरूप, ऐसे प्रतिरूप वाले गांव प्रायः अंतरीपो, यानी यह केप, जैसे कन्याकुमारी मान लेते हैं हम लोग, या कोई नदी है, नदी इधर से इधर घूम के चला गया, अंतरीपों या नदियों के सिरों पर मिलते हैं जो तीन ओर से जल से घिरे रहते हैं। नदी है, नदी से घूम गया है, इसमें अगला सिरा संकीर्ण जबकि पिछला सिरा इधर यह कितना चौड़ा हो गया है, कितना पतला है होता है। ऐसे उदाहरण भारत में कन्याकुमारी, बिहार के बूढ़ी गंडक नदी के मोड़ पर निर्मित पाए जाते हैं। और सीढ़ी नुमा प्रतिरूप, सीढ़ी यानी कि हाइट की बात हो रही है, तो यह पहाड़ है, इस पर इस तरह से सीढ़ी बनाकर यहाँ पर आबादी रहेगी। तो देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों, घाटी प्रदेशों, पर्वत कूटों पर पाए जाते हैं। यह विभिन्न ऊंचाई पर सुविधानुसार निर्मित होते हैं। गृहों का निर्माण यहाँ पर प्रायः लकड़ी व पत्थर के बने होंगे, जो प्रायः सीढ़ीनुमा होते हैं। हिमालय के गढ़वाल, कुमायूं, असम, मणिपुर में इस तरह के प्रतिरूप पाए जाते हैं। और चौका पट्टी प्रतिरूप, यह क्या है, यह देखिए चौका पट्टी, यानी ये ब्लैक बोर्ड मान लेते हैं, ब्लैक बोर्ड टाइप का है यह।
ऐसे प्रतिरूप के गांव दो सड़कों के मिलन स्थल, यानी एक सड़क इधर से गया, एक इधर से गया, और इसके चारों तरफ आबादी बस गया। इसमें गलियों एवं सड़कें एक दूसरे के समानांतर होते हैं, 90 डिग्री पर काटती हैं। उत्तरी चीन, उत्तरी भारत, दक्षिणी आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में ऐसे गाँव देखने को मिलेंगे। और पंखा के जैसा, यहाँ देखिए कोई सड़क है और 90 डिग्री पर घूम जाए, या कोई नदी है जो 90 डिग्री पर टर्न ले, यानी सीधा जा रहा है उसको घूम जाए। ऐसे प्रतिरूप वाले अधिवास नदियों के डेल्टाई भागों में, हिमालय नदीय क्षेत्रों के कांप पंख वाले भागों में पाए जाते हैं। भारत में ऐसे गांव गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और मधु छत्ता प्रतिरूप, यानी मधुमक्खी के छत्ते के जैसा कहीं घर बन जाए, मतलब ऐसे प्रतिरूप का अधिवास मधुमक्खियों के छाते के समान होते हैं। इसके तहत एक घेरे में झोपड़ियां बनी होती है जिसका मध्य भाग खुला होता है। दक्षिण अफ्रीका के जूलू जाति के लोग तथा भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करने वाली टोडा जनजाति शत्रुओं से रक्षा हेतु ऐसे अधिवास का निर्माण करती है। उल्लेखनीय है कि फिंच तथा टिबार्था ने इसे सू स्ट्रिंग प्रतिरूप बताया है। क्या नाम था? सू स्ट्रिंग। और मालानुआ प्रतिरूप, यानी माला का जैसा, तो यह किसे होगा? नहर होगा। नहर तो ऐसे इसी तरह ना, इसके दोनों तरफ घर बनेंगे। जैसे देखिए, अधिवास मैदान या नहर के किनारे किनारे लंबाई में काफ़ी दूर तक फैले होते हैं, जिसमें बने अधिवास मोतियों की माला के समान प्रतीत होते हैं। ऐसे प्रतिरूप बिहार, दक्षिण पश्चिम बंगाल, केरल, पाकिस्तान, बांग्लादेश में देखने को मिलता है। और अनियोजित या अनियमित आकार का प्रतिरूप, ये भी एक पैटर्न ही हो गया। जब कोई पैटर्न ना है तो भी एक पैटर्न है। ऐसे प्रतिरूप के अधिवास उबड़ खाबड़ दलदली क्षेत्र व झीलों तथा वनों की बहुलता वाले क्षेत्रों में, जहां सुरक्षा का अभाव पाया जाता है, वहां बनाए जाते हैं। इसमें बस्तियों का विस्तार वातावरण के अनुकूल होता है। चीन के दक्षिणी भाग में, भारत और पाकिस्तान के अधिकांश क्षेत्रों में इस प्रतिरूप की अधिकांश बस्तियां पाई जाती हैं। और ग्रामीण अधिवासों का विश्व वितरण देख लीजिए थोड़ा सा। तो विश्व की लगभग आधी जनसंख्या यानी 53% गाँवों में निवास करती है। प्रेजेंट में यह लगभग 50% से अधिक आबादी दुनिया में तो शहरों में रह रही है। कृषि प्रधान तथा विकासशील देशों में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात जब अधिक है, जबकि औद्योगिक तथा विकसित देशों में अधिक नगरीकरण के कारण ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात बहुत कम है। उदाहरण के लिए नेपाल में जहाँ ग्रामीण आबादी 88% है, थाईलैंड में 80%, वियतनाम में 76%, श्रीलंका में 77%, तो भारत में ग्रामीण आबादी लगभग 70% से तो अभी कम ही है, क्योंकि अभी वर्तमान 2011 की आबादी के अनुसार 31% आबादी शहरों में रहती थी। इसके विपरीत अनेक विकसित देशों में, जैसे बेल्जियम में 3% लोग ही गांव में रहते हैं, अर्जेंटीना में मात्र 12%, यूनाइटेड किंगडम में 12%, जर्मनी में 13%, ऑस्ट्रेलिया में 15%, जापान में 21% और रूस में 23% लोग ही गाँव में निवास करते हैं। यानी सब के सब कहाँ रहते हैं? तो शहर में रहते हैं। इस प्रकार यह पाया गया है कि 20वीं शताब्दी के विश्वव्यापी स्तर पर नवीन तकनीकों के प्रसार, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण में वृद्धि के परिणाम स्वरूप ग्रामीण जनसंख्या में क्रमिक ह्रास हुआ है। उल्लेखनीय है कि 20वीं सदी के आरंभ में 70% जनसंख्या ग्रामीण थी, लेकिन अब यह 50% से भी कम है, जो कि वर्ष 1950 में घटकर 61% हो गई और 2000 में यह 52% तक आकर सिमट गई है, लेकिन वर्तमान में यह अब उससे भी कम है। इस क्रमिक ह्रास में मुख्य रूप से जनसंख्या की व्यावसायिक गतिशीलता प्रमुख कारण रही। उल्लेखनीय है कि प्राथमिक क्रियाओं में लोगों की संलग्नता में कमी, जबकि द्वितीय तृतीय जैसे आर्थिक क्रियाओं में संलग्नता, नगरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति ने ग्रामीण जनसंख्या को कम कर दिया है। यानी अब कोई भी कृषि तथा कृषि से जुड़े हुए सेक्टर में काम करना नहीं चाहता है। सब लोग अब आराम पसंद ऑफिस में बैठकर कंपनी कारखानों में ही काम करने के आदी हो गए हैं या वही पसंद करते हैं। आगे देखिए, प्रकीर्ण तथा सघन अधिवासों का वितरण। तो प्रकीर्ण अधिवासों का स्पष्ट ऐतिहासिक वितरण तो उपलब्ध नहीं है, किंतु इसकी आधुनिक प्रवृत्ति अधिक प्राचीन भी नहीं है। विश्व के अंगल अमेरिका यानी अमेरिका और कनाडा की बात हो रही है, यूरोप, लैटिन अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका के दक्षिणी तथा पूर्वी भागों में यह पाया जाता है। कृषि गृह तथा निवास गृह के रूप में प्रकीर्ण अधिवासों का सर्वाधिक उत्कृष्ट रूप संयुक्त राज्य अमेरिका में उपलब्ध पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना तथा उरुग्वे देशों में स्थित पंपास घास प्रदेश में भी कृषि फार्म प्रायः बड़े बड़े आकार में पाए जाते हैं और ऐसे कृषि गृह पर अलग अलग कृषि गृह बनाए जाते हैं जो प्रकीर्ण अधिवासों के
उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अब बात होती है जहाँ यूरोप की, तो यूरोप में नॉर्वे, स्वीडन, ब्रिटिश द्वीप समूह तथा बाल्टिक सागरीय देशों के कृषि फार्मों पर कृषि गृह एवं वास गृह के रूप में प्रकीर्ण अधिवास पाए जाते हैं। यूरोप के पहाड़ी क्षेत्रों में कम उपजाऊ भूमि के अभाव में यह प्रकीर्ण अधिवास देखने को मिलता है। फ्रांस के मध्य भाग, पुर्तगाल के दक्षिणी भाग, ऑस्ट्रिया तथा स्विट्जरलैंड के पहाड़ी भागों में यह अधिवास पाया जाता है। दक्षिण पूर्वी तथा दक्षिण एशिया के उन भागों में जहां पहाड़ी, बंजर, ऊसर, दलदली तथा अनुपजाऊ अपखंडित भूमि पाई जाती है, वहां यह अधिवास पाया जाता है, यानी आबादी कम है। उत्तरी जापान, उत्तरी मंचूरिया, चीन के जेजुआन पेसिन, दक्षिणी पूर्वी एशिया के वन प्रदेशों, भारत के उत्तर पूर्वी पर्वतीय ढालों तथा नदियों के बाढ़ क्षेत्रों में प्रकीर्ण अधिवास पाया जाता है। और सघन आवास, तो जहाँ पर देखिए एकत्रित या सघन अधिवास प्रकीर्ण अधिवासों से बड़ा होता है। इस तरह के अधिवास को सामान्यतः गांव या गांव के नाम से जाना जाता है, जहाँ कृषक, मछुआरे, खनिक आदि निवास करते हैं। विश्व में सघन अधिवास वाले क्षेत्रों में मानसून एशिया, लैटिन अमेरिका, दक्षिण यूरोप तथा अफ्रीका प्रमुख हैं। सघन अधिवास का वितरण लगभग संपूर्ण विश्व में पाया जाता है। सघन अधिवास का सर्वप्रमुख प्रदेश मानसून एशिया है, जहाँ 3/4 से अधिक जनसंख्या विभिन्न प्रकार के गांवों में निवास करती है, यानी भारत, चीन और हिंद चीन की बात हो रही है। यहाँ के निवासी मुख्य रूप से प्राथमिक क्रियाओं यानी कृषि में संलग्न हैं। अब ग्रामीण अधिवास हैं तो इसकी कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील अथवा अल्प विकसित देशों में ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं अधिक पाई जाती है। जैसे जल की समस्या है भाई, तो पीने का जो पानी है यह सर्वव्यापी है, कितना समस्या है। जन सुविधाओं का भी तो यहाँ पर अभाव है, जैसे ग्रामीण बस्तियों में शौचालय, कूड़े कचरे के निष्कासन, यानी जहाँ देखिए वहाँ कचरे का ढेर लगा रहता है, नलियाँ बजबजाती रहती हैं। फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती जाती हैं और अधिक जनसंख्या के कारण स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी व्यवस्थाओं में भी कमी है। अब आवासीय व्यवस्था की भी कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की रूपरेखा एवं उसमें प्रयुक्त सामग्रियां प्रत्येक देश में अलग अलग हैं। मकान मिट्टी, लकड़ी के छप्पर वाले होते हैं। ऐसे घरों को वर्षा एवं बाढ़ के समय नुकसान पहुंचता है, साथ ही इसके अंदर रख रखाव की भी उचित व्यवस्था नहीं होती। मकानों में मनुष्य के साथ पशु भी रहते हैं, जिससे पशुओं की भी देखरेख के साथ उनके चारे की रक्षा भी तो सही ढंग से हो पाती है। और परिवहन एवं संचार का भी अभाव है गांव में। ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कों का अभाव पाया जाता है, बारहमासी सड़क नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, टेलीफोन कम्युनिकेशन का लाइन उतना अच्छा नहीं जितना शहर में है। वर्षा के समय कच्ची सड़कें टूट जाती हैं, जिससे परिवहन बाधित होता है। आसपास के क्षेत्रों में संपर्क टूट जाता है। यही समस्या संचार के क्षेत्र में देखी जाती है, क्योंकि गांव में आधुनिक संचार साधनों का अभाव पाया जाता है। हालांकि वर्तमान में इस दिशा में तो सुधार हुआ ही है। अब ग्रामीण नगरीय प्रवास, यानी गांव से क्या होगा, लोग नगर की तरफ प्रवास करने चले जाते हैं। तो ग्रामीण से नगरीय प्रवास की प्रवृत्ति प्रायः विकसित देशों में अत्यधिक प्रचलित है, यानी गांव से नगर में जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च जनसंख्या का संकेंद्रण तथा उच्च जनघनत्व का होना पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय नगरीकरण हेतु सबसे महत्वपूर्ण कारक ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण यानी रूरल अर्बन माइग्रेशन की प्रक्रिया है। स्थानांतरण कैसे होगा, तो मुख्यतः बड़े नगरों की ओर ही हो रहा है। जैसे टॉप हेवी पैटर्न इसको कहते हैं। टॉप हेवी पैटर्न अर्बनाइजेशन की संख्या दी गई है, यानी कि कुकुरमुत्ते की तरह शहर बढ़ रहे हैं। ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण दो कारकों से होता है। शहर की आकर्षण शक्ति यानी पुल फैक्टर कि शहर अच्छा है, इसलिए वो आकर्षित कर लिया। कारण एवं गांव की विकर्ण शक्ति यानी कि पुश फैक्टर, यानी कि गांव खराब है, गांव में रह नहीं सकते हो, गांव में आपकी रोजी रोटी नहीं चल सकती है, अतः लोग गांव को छोड़कर भाग जाएंगे। भारत में ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण हेतु मुख्यतः गांव की विकर्षण शक्ति उत्तरदायी है। गांव में रोजगार की कमी है, सामाजिक एवं संरचनात्मक सुविधाओं में कमी है। गांव में रहोगे भाई तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, परिवहन, बिजली, मनोरंजन का साधन उपलब्ध ना है। और तो और गांव में रहोगे तो शादी के समय भी लोग कहेंगे गांव में रहता है, कुछ नहीं करता है, खेती करता है, छी राम राम, शादी अच्छे घर में नहीं होगा, ये भी मेन फैक्टर है। का अभाव जनसंख्या को शहर की ओर पलायन हेतु बाध्य करता है। हालांकि शहरों में इस प्रवासी जनसंख्या के दबाव के कारण सुविधाओं की कमी होने लगी है। अब गांव से लोग इतना अत्यधिक मात्रा में जाएंगे तो क्या शहर फलेगा फूलेगा? नहीं, शहर भी स्लम सिटी हो गया,
झुग्गी झोपड़ी, जैसे धारावी देखिए बहुत सारे शहर है उसमें आपको झुग्गी झोपड़ियाँ मिल जाएगी। लेकिन यहाँ आकर लोगों को छोटा मोटा रोजगार तो मिल जाता है, अतः इसे क्या होगा, अपना जीवन गुजर बसर कर लेंगे। अब जब रोजगार बंद हो गया, इस समय देखिए कोई भी ऐसा सड़क नहीं है जिस सड़क पर लोग पैदल आते हों, और वो कहाँ तो बिहार और यूपी के लिए आ रहे हैं। कितना अच्छा शहर था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारक भी वर्तमान भारतीय नगरीकरण में सहायक हैं, जैसे गैर प्राथमिक कार्यों जैसे सेवा क्षेत्र का तेजी से विस्तार हुआ है। आज जीडीपी में लगभग 55% से अधिक इनकम किससे होता है, तो सेवा क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर से। अतः सेवा क्षेत्र में लोग अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है, अतः तो रोजगार कहाँ मिलेगा, शहर में। यही कारण है कि पलायन हो रहा है। विज्ञान एवं तकनीकी का विकास हुआ है। उपनगरों यानी सब अर्बन्स का निर्माण हुआ है, जैसे फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, यानी ये सब औद्योगिक शहर है, नए नए बसे हैं, बढ़े हैं, फले फूले हैं। और नगरीय जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, भौतिकवादी जीवन शैली के प्रति बढ़ता लगाव, यानी लोग अब ऐसो आराम की तरफ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ये अंधी दौड़ हो चुकी है कि अब हर कोई शहर में ही रहेगा, अपने बच्चे को शहर में ही पढ़ाएंगे, यह एक प्रवृत्ति हो गई। सामाजिक एवं राजनीतिक कारण, जैसे भारत पाक बंटवारे में पाक से भारत आई अधिकतर जनसंख्या कहाँ बसी, तो नगरों में बस गई। इस कारण 1941 से 51 के दशक में नगरीय जनसंख्या में 41% की वृद्धि हुई थी। अब भूमि उपयोग में बदलाव, यानी भूमि का पैटर्न है इसमें भी बदलाव हो गया है। ये देखिए, भूमि उपयोग पृथ्वी के किसी क्षेत्र का मनुष्य द्वारा उपयोग को सूचित किया जाता है। सामान्यतः जमीन के भाग पर होने वाले आर्थिक क्रियाकलाप को सूचित करते हुए उसे वन भूमि, कृषि भूमि, प्रतिभूमि, चारागाह भूमि आदि में बांटा जाता है। आधुनिक तकनीकी भाषा में भूमि उपयोग किसी विशिष्ट भू आवरण प्रकार की रचना, परिवर्तन अथवा संरक्षण हेतु मानव द्वारा उस पर किए जाने वाले क्रियाकलापों के रूप में परिभाषित किया जाता है। उल्लेखनीय है, यहाँ देखिए कि ब्रिटेन में प्रथम भूमि उपयोग सर्वेक्षण कब हुआ, 1930 में डडले स्टाम्प द्वारा प्रस्तुत किया गया था। डडले स्टाम्प। भारत में भूमि उपयोग से संबंधित मामले भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग के अंतर्गत आते हैं। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर भूमि उपयोग से संबंधित सर्वेक्षण का कार्य नागपुर स्थित राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण, कहाँ तो नागपुर में, यहाँ देखिए नागपुर, एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नामक संस्था करती है। कहाँ है तो राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नामक संस्था, ठीक है। यह भूमि उपयोग मानचित्र को प्रकाशित करती है। वर्तमान में भूमि उपयोग में काफ़ी बदलाव आया है। लैंड के यूज में बदलाव संबंधी कुछ तथ्य देख लेते हैं। नोट कि वर्तमान में नगरीय प्रवृत्ति के प्रसार से ग्रामीण अधिवासों वाली भूमि को कम किया जा रहा है, यानी अधिक से अधिक उद्योग धंधे और शहरों का विकास हो रहा है। चारागाह क्षेत्र में कमी आ गई, जिससे जीवों का संरक्षण बाधित हो रहा है, क्योंकि लोग अधिक से अधिक भूमि पर खेती करने की सोच रहे हैं। चारागाह को हटाओ। ग्रामीण अधिवासों तथा नगरीय अधिवास के विस्तार हेतु वन भूमि का बड़े स्तर पर विनाश होता है। कोई भी प्रोजेक्ट देखिए, उसमें अगर वन न काटे जाएं तो वो प्रोजेक्ट ही क्या। औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, बाजार संचालन करने वाली आर्थिक गतिविधियों के लिए भूमि उपयोग में बदलाव किया जा रहा है। बढ़ती आबादी के कारण भूभाग टुकड़ों में बंटने के साथ अब महंगी होती जा रही हैं। गांव की ज़मीनें भी अब महंगी हो रही हैं। कृषि कार्य वाली भूमि को विभिन्न फॉर्मों जैसे मुर्गी पालन, मत्स्य पालन जैसे कार्यों में बदला जा रहा है। गाँव का नगरीय स्वरूप में परिवर्तन से सड़कें, नाले, बिजली, कम्युनिकेशन की लाइन्स, गांव में बहुत तरह की सुविधाएं, ये सब क्या है तो गांव को भी अब नगर बना दे रही है। तो इसमें क्या, तो जमीन तो लगेगा ही। तो बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भूमि उपयोग का प्रारूप बदला गया है। कृषि भूमि को नष्ट किया गया है। उल्लेखनीय है कि नगरीकरण और भूमि उपयोग परिवर्तनों को समेकित रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार भूमि उपयोग और इसमें बदलाव का पर्यावरण एवं
पर अत्यंत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः भूमि उपयोग संरक्षण हेतु मृदा संरक्षण, मृदा गुणवत्ता संवर्धन, जल गुणवत्ता और उपलब्धता के साथ वन संरक्षण तथा वन्य जीव आवास संरक्षण आदि महत्वपूर्ण प्रयास किए जाने चाहिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, भूमि अधिग्रहण यानी लैंड एक्वाइजेशन एंड समव्यवहार यानी लैंड एक्वाइजेशन एंड ट्रांजैक्शन। सरकार जमीन का क्या करेगी, अधिग्रहण कर लेगी और उसका वह बंटवारा करेगी। किसको, यानी कि जिसके पास ज़मीन नहीं है तो उसको ज़मीन चाहिए तो कैसे ज़मीन मिलेगा, जिसके पास ज़मीन है, जिसके पास लैंड है उससे लेकर या खरीद लीजिए, चाहे सरकार अधिग्रहण कर लेगी। जिसे सीलिंग एक्ट आया था 1951 में, भारत सरकार ने ज़मींदारी उन्मूलन कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जिसके पास ज़मीन न था उन लोगों को भी ज़मीन दिया गया। उस सब देखेंगे इसमें हम लोग। तो पहला है भूमि अधिग्रहण। तो भूमि अधिग्रहण एक ऐसी सरकारी गतिविधि है जिसके द्वारा भूमि के स्वामियों से भूमि की अधिग्रहण की जाती है। पहले कानून बना दिया गया कि जिसके पास 30 एकड़ ज़मीन है, 15 एकड़ ज़मीन है, उससे अधिक अगर ज़मीन है तो वह ज़मीन सरकार को दे दी जाएगी। तो वही एक सरकार क्या किया कि सरकार ने एक कानून बना दिया। लेकिन हुआ कुछ और कि लोगों ने, अनाम आदमी किसी के नाम पर वो ज़मीन का बंटवारा कर दिया ताकि वो सीलिंग एक्ट से बच जाए, जिससे किसी सार्वजनिक प्रयोजन या किसी कंपनी के लिए इसका उपयोग किया जा सके। यह अधिग्रहण स्वामियों को मुआवजे के भुगतान या भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के भुगतान के अधीन किया जाता है। अर्थात भूमि अधिग्रहण में भूमि मालिकों को क्षतिपूर्ति यानी मुआवजा देना आवश्यक हो गया। यानी ज़मीन लीजिए तो कुछ पैसा दीजिए। भारत में भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुख्य कानून भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 है। ये भी अंग्रेजों के ही समय की है। उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम के संदर्भ में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। यानी कि यह कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। हालांकि केंद्र सरकार को इसमें केंद्र सरकार का ही योगदान अहम है। यह अधिनियम सरकार को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि के अधिग्रहण का प्रावधान करता है, जैसा कि योजनाबद्ध विकास, शहरी या ग्रामीण योजना बनाना, गरीबों या भूमिहीनों के लिए आवासीय प्रयोजन हेतु प्रावधान या शिक्षा, आवास या स्वास्थ्य योजना के लिए सरकार को भूमि की आवश्यकता हेतु। इस प्रकार इस अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक प्रयोजनों तथा उन कंपनियों के लिए भूमि के अधिग्रहण कानूनों को संशोधित करना है, साथ ही मुआवजे का निर्धारण भी करना है। इसमें यह भी अभिव्यक्त किया गया है कि अभिव्यक्त भूमि में वे लाभ भी शामिल हैं जो भूमि से उत्पन्न होते हैं और वे वस्तुएं जो मिट्टी से जुड़ी होती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय इन मामलों की नोडल एजेंसी है जो सरकार के माध्यम से समय समय पर इसमें सुधार यानी संशोधित करती रहती है। क्लियर है? तो कहाँ थे हम लोग कि भूमि अधिग्रहण और समव्यवहार की बात पर दिख रहे थे। इसे देख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। और यह अधिनियम क्या है तो यहाँ देखिए, यह अधिनियम सरकार को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि के अधिग्रहण का प्रावधान करता है। लेकिन जैसा कि योजनाबद्ध विकास हो, शहरी या ग्रामीण योजना बनाना हो, गरीबों या भूमिहीनों के लिए आवासीय प्रयोजन हेतु प्रवासन या शिक्षा, आवास या स्वास्थ्य योजनाओं के लिए सरकार को भूमि की आवश्यकता हेतु सरकार जमीन दे सकती है। इस प्रकार अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक प्रयोजनों तथा उन कंपनियों के लिए भूमि के अधिग्रहण कानूनों को संशोधित करना है, साथ ही मुआवजे का निर्धारण भी करना है। इसमें यह अभिव्यक्त भी होता है क्या कि अभिव्यक्त भूमि में वे लाभ शामिल हैं जो भूमि से उत्पन्न हो सकते हैं। उस आधार पर भूमि का रेट फिक्स किया जाए और वे वस्तुएं जो मिट्टी से जुड़ी होती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय इन मामलों की नोडल एजेंसी है जो सरकार के माध्यम से समय समय पर इसमें संशोधन करते रहती है। अब भूमि अधिग्रहण संबंधी कुछ संशोधित कानून एवं महत्वपूर्ण प्रावधान, जैसे भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 संसद में पारित हुआ। इसमें मुआवजा पुराने अधिनियम 1894 के समान ही तय रहा। वर्ष 2013 के अधिनियम के तहत सार्वजनिक उद्देश्य में केवल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और निजी कंपनियों की परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा अधिग्रहण से पूर्व 70% एवं 80% क्रमशः प्रभावित परिवारों की सहमति आवश्यक बताई गई है। 70% की 2/3 लोग कह देंगे तो सारा जमीन अधिग्रहण कर लिया जाएगा। वर्ष 2015 के संशोधित अधिनियम में 5 छूट दी गई।
श्रेणियों से सामाजिक बुनियादी ढांचे को अब बाहर कर दिया गया। वर्ष 2015 के तहत सार्वजनिक उद्देश्य से निर्मित निजी अस्पतालों और निजी शिक्षण संस्थानों को बाहर कर दिया गया है कि अब सार्वजनिक क्षेत्र में निजी अस्पताल और निजी शिक्षण संस्थान नहीं आएंगे। इसके लिए ज़मीन चाहिए तब अपना से व्यवस्था कीजिए। खेतिहर एवं प्रभावी परिवार के एक सदस्य को रोजगार अनिवार्य बना दिया गया है, उनको अब रोजगार मिलेगा। उसमें विवाद की सुनवाई हेतु जिला स्तरीय न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2017 में एक संशोधन के तहत भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में ग्रामीण क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण पर 4 गुना और शहरी क्षेत्रों में 2 गुना मुआवजे का प्रावधान किया गया। ग्रामीण क्षेत्र के भूमि अधिग्रहण पर मुआवजे की राशि को 2 गुना कर दी गई, जो पहले 4 गुना निर्धारित थी। और इस प्रकार भूमि अधिग्रहण के माध्यम से सरकार उचित मुआवजा प्रदान कर भूस्वामियों से भूमि अर्जित करती है और शहरी व नगरीय विकास को बढ़ावा देती है, साथ ही अन्य कल्याणकारी परियोजनाओं एवं संयंत्रों को स्थापित भी करती है। तो क्या देखिए, आज हम लोग ग्रामीण पैटर्न की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लिए। अगले बार मिलेंगे तो अर्बन यानी शहरी जो अधिवासों का जो पैटर्न होता है और क्या क्या कारक प्रभावित करते हैं उसको, उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तब तक आशा करते हैं कि अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।